अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा और सबसे अहम मामले पर बात करेंगे आज हम सी पैक के हवाले से। सी पैक के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और इसी हवाले से तकरीब का इनेकाद भी होने जा रहा है और इस तकरीब में शिरकत के लिए चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और आला सतह का वफ्द भी उनके साथ मौजूद है और इनकी मुलाकात भी होगी सदर आरिफ अलवी साहब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी और अहम मामलात पर गुफ्तगू भी की जाएगी, जिसमें दोनों ममालिक के मबैन बाहमी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। और साथ ही साथ आज वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जानिब से भी गुफ्तगू की गई और उन्होंने सी पैक माहिदों पर दस्तखत को पाकिस्तान की प्रोफाइल में दुनिया भर में एक अहम मामला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन की 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। सी पैक का क्या मुस्तकबिल होगा और उन्होंने ये भी कहा कि अगली पेशरफ्त यानी अगला मरहला भी आगाज होगा। तो इसी पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। 10 साल मुकम्मल हो गए हैं सी पैक को और अब क्या देख रहे हैं कि सी पैक से हमने कितना फायदा उठाया है और इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, सी पैक के हवाले से एक आम आदमी ये सवाल करता है कि 10 साल हो गए और इसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ है। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सी पैक जो मंसूबा है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। सी पैक का जो एक फ़ेज़ है, जो कि इब्तदाई फ़ेज़ था, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे था। इसके अंदर तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान में आने थे, इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। जाहिर है पहले अगर आप इंडस्ट्री लगाएं और आपके पास रोड ही ना हो, आपके पास बिजली ही ना हो, तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? अगर वो चलेगी तो जो उसकी प्रोडक्ट्स होंगी वो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी? तो पहले मरहले में जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल का जो सी पैक का मरहला था, इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना और इसमें बिजली के मंसूबे जो हैं वो बने। मिसाल के तौर पे जो तवानाई के इस वक्त मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं सी पैक में, उनकी तादाद 14 है। इसके अलावा जो ज़ेरे तामीर मंसूबे हैं वो जो तवानाई के वो 2 हैं, जबकि जो अंडर कंसिडरेशन है वो 5 हैं। और ये कौन से मंसूबे हैं? ये वो मंसूबे हैं जो कि सस्ती बिजली पैदा करने वाले मंसूबे हैं। इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे हैं, इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स के मंसूबे हैं, इसमें विंड एनर्जी के मंसूबे हैं, इससे कोयले से बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं। अच्छा, इसमें जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करें, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 6 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें हवेलियां था कोट है, जिसमें पेशावर कराची मोटरवे का जो मुल्तान सक्खर सेक्शन है, इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर का मंसूबा है, इसके अलावा DI खान मोटरवे हकला ये मंसूबा है। तो 5 जो हैं, यानी 6 मुकम्मल हो चुके हैं, 5 ज़ेरे तामीर हैं, 8 मंसूबे पाइपलाइन में हैं और 5 मंसूबे ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। अच्छा, ये इन मंसूबों की हद तक इसमें खातिर हुआ काम हुआ है। जो मंसूबे अंडर कंसिडरेशन भी हैं, वो मंसूबे अपनी जो टाइम लाइन है उसमें थोड़ी सी कमी बेशी के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन जो इसका जो जिस इस सब के लिए ये किया गया वो है जब बिजनेस आना है पाकिस्तान में, जब प्राइवेट इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में आना, जब चीनी सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान आएगा। और एक और मंसूबा जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे था, मैं यहाँ वो ऐड कर दूं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है, जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर ने आना है। और मैं आपको ये बताऊं कि रशकई जो इकोनॉमिक जोन है, जो यहाँ से चंद किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, इस्लामाबाद से, तो वहाँ की अगर बात करें, वहाँ पर एक स्टील मिल ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने के करीब है और एक और बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर लग रही है, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। इसी तरह जो अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन है, इसके अलावा धाबे जी जो है ठट्ठा में, तो यहाँ पर लैंड एलोकेशन हो चुकी है, यहाँ पर ये तय हो चुका है कि कौन सी इंडस्ट्रीज आनी हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, इनमें काम अलबत्ता इसमें कुछ तेजी होनी चाहिए थी। जो सरमायाकार है उसको हमने फैसिलिटेट करना है। ये जो विजिट है, अब ये जो 3 रोज़ा विजिट है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का,
ये विजिट बहुत ही अहमियत का हामिल है अब उस फेज में दाखिल होने के लिए कि यहाँ पर चीन की सरमायाकारी आनी है। चीन के जो इन्वेस्टर है वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वहाँ जाकर ये यकीन दिलाना है कि हमें एश्योरेंस मिल गई है जी पाकिस्तान की जो रियासत पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसके बाद वाकई यहाँ पर वो माहौल है कि यहाँ पर आप अपना जो सरमाया है वो लेकर आ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से सुस्त रवि से आप कह रहे हैं मुजाहरा किया गया है, तो फिर कौन जिम्मेदार है जो सी पैक में सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया? देखें, इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसमें किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें आपके पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो रेड टेपिज्म है, इसमें जो इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इसमें पूरे आप सिस्टम को कसूरवार ठहरा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान सिंगल विंडो बनी, अच्छा वो अब से तकरीबन चंद साल पहले, 2-3 साल पहले बनी पाकिस्तान सिंगल विंडो। ये इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ई है। अब वो इदारा बना दिया गया। उसका मकसद क्या था? इससे पहले फिर एक सी पैक अथॉरिटी भी बनी। मकसद क्या था कि चाइनीज़ को फैसिलिटेट करना है, उनको दर दर पे ना जाना पड़े, उनको पहले वफाक के इदारों के धक्के ना खाने पड़े, उसके बाद उनको सूबों में जाकर धक्के ना खाने पड़े। उसके लिए एक सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है वो कायम किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक फंक्शनली नहीं है। वो सिर्फ एक तख्ती लगी हुई है रेड जोन में उस बिल्डिंग के बाहर, और वो इसी तरह सी पैक अथॉरिटी बनी, वो हाइप क्रिएट हुई, आसिम सलीम बाजवा साहब उसके सरबराह बने, उसके बाद फिर वो तब्दील हुए। अब किसी को नहीं पता कि वो अथॉरिटी क्या काम कर रही है। कभी ये मामला प्लानिंग कमीशन अपने हाथ में ले लेता है, और कभी जो ये मामला है सी पैक अथॉरिटी या कोई नया इदारा बन जाता है। इसके लिए मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे जाना होगा। इसमें अच्छा एक मामला है कि साबिक दौर में जो काम थोड़ा सा स्लो हुआ, उसकी एक रीज़न क्या थी? साबिक वजीर आजम को किसी ने ये बता दिया, वो सुनी सुनाई बात पर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते थे कि जी ये बड़े महंगे मंसूबे हुए हैं। और मज़े की बात है कि ये बताया भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की जानिब से ही था उनको, और बगैर किसी होमवर्क के, बगैर किसी कोई तहकीक के ये तस्लीम कर लिया, उन्होंने इस पर यकीन कर लिया कि जी ये जो मुआहदे हुए हैं बड़े महंगे हुए हैं। और ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लॉबीज भी ऐसी हैं ना कि जो कान भरते हैं कि जी आपने बड़े महंगे मुआहदे कर लिए, आप तो कर्जों के बोझ तले दबने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। और इसमें क्या हुआ कि चीन की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त उनको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उसका नुकसान ये हुआ, यानी जो स्टेटमेंट्स दी गई, रीनिगोशिएट करने के हवाले से बातें की गई कुछ काबीना के अरकान की जानिब से, उससे वाकई एक तशवीश वहाँ पर गई। लेकिन बाद में फिर ये मामला जो है, फिर इसमें जो रीनिगोशिएट करने का मामला, ये फिर इस जानिब नहीं गए। ज़ाहिर है नहीं जाया जा सकता था। ये एक रियासती सतह पर मुआहदे हुए थे। फिर इसके अलावा जब हम स्पेशल इकनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, तो फिर गवादर के कुछ मंसूबे हैं। उसमें गवादर फ्री जोन है, उसमें जोन 1 कंप्लीट हुआ, जोन 2 जो है उसका भी इफ्तिताह हो गया। फिर ग्वादर पोर्ट जो है वहाँ फंक्शनल जरूर है, लेकिन वहां पर ठीक है। अदिल साहब आपको कमेंट आ चुका है, बिल्कुल। और मैं आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से अदिल साहब तस्करा कर रहे हैं, 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया और उस पर काम मुकम्मल नहीं किया गया, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? कितना हमें इसका नुकसान हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, ये तो खुशाइंद बात है। और ख़ास तौर पे जो प्रोपेगेंडा करने वाले नासिर थे, लॉबीज़ थी जो पाकिस्तान के जो ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉपर एजेंडा लेकर चल रही थी, और जिसमें पाकिस्तान में मौजूद कुछ सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल हैं और दीगर अफराद भी शामिल हैं, क्योंकि मुखालफिन ने किसी न किसी तरीके से तो पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई तो काम करना था, उन्होंने हमेशा से किया। लेकिन इसके बावजूद चाइना पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा रहा। हर मुश्किल वक्त में हमने देखा चाइना ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, और शायद पाकिस्तानियों ने इतना पाकिस्तान का साथ नहीं दिया जितना मैं समझता हूं कि चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। अभी लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है कि जब IMF का मामला बना कि हम किस तरीके से वहाँ से हमें किस्त आती है नहीं आती, क्या मामला बनेंगे, तो रोल ओवर करने में और बाकी जो है हमें हर तरह से सपोर्ट करने में चाइना ने बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट किया। और दूसरी बात कि जब भी मैंने देखा कि ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे थे, उस वक्त चाइनीज़ जो है वो शहबाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा उनका जो है वो एक एतमाद वाली फ़ज़ा बरकरार थी।
और हमने देखा कि चाहे लाहौर का ये जो मेट्रो बस बनाई गई उस वक्त भी ये भरपूर तरीके से यहाँ पर मौजूद थे और उस टाइम पर जो है वो प्लान लेकर आए थे। और ख़ास तौर पे सी पैक के मामलात हों और दीगर मामलात हों, ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है तशरीफ लाए हैं, ये भी नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन रहे हैं 2017 से 2023 तक लगभग, अभी भी हैं। और उन्होंने पाकिस्तान में मनसूबों को जो है वो प्लान बनाने और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया और हमें जो है इनका जितना शुक्रिया अदा करना चाहिए वो कम है। इन्होंने वो प्लान बना के दिए, वो स्पोर्ट्स हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए कि जो शायद पाकिस्तान में कहीं पर हमें कोताही या गफलत का कहीं सामना करना पड़ता दिखाई देता रहा पाकिस्तान में। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपका दोस्त आपके साथ चलता है तो आपकी कमी कोताहियों को भी जो है वो निशानदेही करते हैं ताकि उसको बेहतर बनाया जा सके। और पंजाब में भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने चाइनीज को भरपूर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। एक मुझे याद है उस वक्त एक इन्होंने उनकी सिक्योरिटी के लिए एक बाकायदा एक यूनिट कायम किया था जिसमें उन्होंने जो है ट्रेन कमांडोज दिए लगाए थे ताकि उनको भरपूर तरीके से एक एतमाद की फ़ज़ा बरकरार हो और उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले और बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जा सकें। और दूसरा जो अब 10 साल जो इनके पूरे हुए सी पैक के हमारे, और एक तो हमें ये इस चीज़ से एतमाद की फ़ज़ा जो है वो बनी और एतमाद ये मिला और खुशाइंद ये है कि आइंदा भी इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चला जा सकेगा, क्योंकि उनके आने से ही हमें कई चीज़ें राहें खुलती दिखाई देती हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होगी और इतला तो ये है कि शायद ये गवादर का भी विजिट करेंगे और उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर कितना काम हो चुका है। अभी सिर्फ मैं ये बताऊं कि अभी जो कुछ अरसे में जितना काम हुआ, लगभग 2 लाख बराह रास्त जो है वो मुकामी मुलाजमतें जो है वो पैदा हुई हैं सी पैक से, और तकरीबन 1400 किलोमीटर जो आम शाहराएं हैं वो तामीर की जा सकी हैं सी पैक के तहत। और इसी तरह 8000 मेगावाट जो है बिजली कौमी ग्रिड में जो है वो शामिल की गई। ये अभी तो ये शायद ये कम है, अभी इसके मजीद इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाए तो आपको मजीद जो है वो सुनकर खुशी होगी कि एक अच्छे प्लानिंग से जो है वो काम किया जा रहा है। क्योंकि इसका काम यही है कि जितने जो वेस्ट एशियाई रियासतें हैं और यूरोपीय जो हदूद हैं वहां पर जमीनी जो है वो राब्ते के जरिए उनके साथ जोड़ा जाए ताकि पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली सरमायाकारी होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे और एक सिस्टम बनेगा। अभी भी आप देखें तो हमें कहीं ना कहीं से इससे जो लिंक जुड़े हुए हैं, इससे देखें क्यों इंडिया जो है हमारे खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं आए रोज कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि उसको अंदाजा है। दीगर जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो इस चीज को उठाते हैं क्या सी पैक को खत्म किया जा सके। और माजी में भी हमने देखा कि शायद उनको, जिसा भी दिलवर अवराई साहब बता रहे थे कि शायद उनको बताया गया कि पता नहीं कौन से पैमाने पर जो है वो करप्शन की गई। उन्होंने तो हर तरह से इसको खंगाला, इसके जो है वो मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की। मुझे याद है उस वक्त उन्होंने साबिक प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा एक इंडायरेक्टली कमीशन तश्कील दिया था और उसमें नैब की खिदमात भी ली गई थी, एंटी करप्शन की खिदमात भी ली गई थी, मुतलका जो एक्सपर्ट थे उनकी खिदमात ली गई थी कि शायद यहां से कोई चीज निकले, इस सी पैक को सामने रख के किसी इसको रोका जा सके और जो उनके साथ चल रहे थे वो रोका जा सके, उनके खिलाफ कोई एक नया करप्शन की दास्तान सुनाई जा सके। लेकिन कुछ नहीं निकला। ये सी पैक वो प्रोजेक्ट था, वो मामलात हैं जिसमें आज तक ना तो करप्शन की हमने कोई आवाज सुनी है, और मुझे ये लगता है जो मैंने अब तक इनकी रिपोर्ट्स पढ़ी, देखी, इन्वेस्टिगेशंस की, तो शायद मुझे इस तरह की कोई खतरनाक कोई चीज सामने नहीं आ सकी। और दूसरा एक और चीज, जहां पर सियासतदान जो है वो चाइना के साथ सी पैक को लेकर और दीगर मामलात को लेकर बड़ी संजीदगी का इजहार करता है, वहां पर हमने ये देखा एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ चलती दिखाई देती है। बिल्कुल आपका कमेंट आ चुका है। मुझे आदिल साहब की जानिब बढ़ना है। आदिल साहब, जिस तरह से पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है और माहिरीन के मुताबिक अगले 3 साल के दौरान कर्ज की मद में 75 अरब डॉलर की अदायगियां होनी है, तो क्या पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई लाहे-अमल तैयार कर लिया है? देखें, ऐसा नहीं है कि ये जो 75 अरब डॉलर की हमने अदायगियाँ करनी है, ये पाकिस्तान में डॉलर आना ही बंद हो गया। रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं, समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने, अगरचे ये रेमिटेंसेस का जो फ़्लो है, अगरचे बहुत से लोगों ने इसको पोलिटिसाइज कर दिया, लेकिन उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, इससे पहले भी मैं प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ। इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट्स जैसी तैसी भी हैं वो हो रही हैं, तो आपके मुल्क में ऐसा नहीं है कि जो डॉलर नहीं आ रहा, इसके अलावा आपके मुल्क में अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है।
और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से पाकिस्तान में दो बड़े फोरम हो चुके हैं, एक ज़राअत के हवाले से, एक आईटी के हवाले से। अब यकम को जो यहाँ पर एक माइनिंग समिट जो होने जा रही है, माइनिंग से मुतल्लिक मिनरल समिट होने जा रही है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से इकदाम आते हैं। तो आपके 2-4 साल जो आपने यहाँ मुश्किल और कठिन सफ़र जो है वो काफ़ी हद तक गुजर भी गया, और मज़ीद अभी चंद साल वो जब हम गुजारेंगे, लेकिन एक विजन के साथ, एक क्लैरिटी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो उस वक्त तक काफ़ी चीज़ें फ़्लो में आ चुकी होंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप साजगार माहौल देते हैं, SIFC जो फोरम है, ये अगर वाकई में मुस्तकिल मजाजी के साथ, पॉलिसियों के तसलसल के साथ चीज़ें आगे चलेंगी तो यकीनी तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के हवाले से इकदामात जो हैं वो यकीनन करने होंगे। इस वक्त तवानाई का बहुत बड़ा इशू है, इतनी महंगी बिजली के साथ एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी हैं, ये एक सवाल है, लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा। इसके अलावा जो समंदर पर पाकिस्तानी हैं उनको इंसेंटिव देना होगा। देखें कि अब से चंद साल पहले किस तरह से उनको उनके जो मखसूस अकाउंट्स खोलने के हवाले से जो रेमिटेंसेस को एक थ्रू प्रॉपर चैनल लेके आने के हवाले से इकदामात किए गए थे, वो इकदामात करने होंगे। समंदर पर पाकिस्तानियों के साथ ये नहीं है कि आप उनको, हमारे कोई मिनिस्टर साहब जो हैं रोज़ाना खड़े होकर सुना दें जी आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनके बगैर इस वक्त हमारी इकॉनमी नहीं चल सकती। तो ये जो हमने अदायगियाँ करनी है, तो ये इन 3 तरीकों से ही आपके पास डॉलर आने हैं जिसमें से आपने अदायगियाँ करनी है। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक एक्सपोर्ट्स हैं, और एक आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं। तो उसके अलावा आप कि जब इंडस्ट्री अगले चंद सालों में SIFC के विजन के मुताबिक जब चलना शुरू हो जाएगी तो इसके समरात भी आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल ये इतना आसान नहीं है कि ये जो $75 अरब आपने देने हैं, इसमें हमें साथ साथ कर्ज़ों की ज़रूरत रहेगी। हमने इस IMF प्रोग्राम, ये 9 महीने का जो आर्जी एक अरेंजमेंट है, इससे निकलने के बाद हमें एक और कम अज़ कम 3 साल के जो प्रोग्राम में जाना होगा। तो उस 3 साल के जब प्रोग्राम में हम जाएंगे तो IMF के प्रोग्राम में रहना भी एक आपके पास एक चिट होती है कि दुनिया फिर आप पे ट्रस्ट कर रही होती है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, इसमें पॉलिसियाँ जो हैं ये बेहतर अंदाज में चलेंगी। यही वजह है कि ये आपको रकम वापस करने के काबिल होगा। तो हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम करेंगे, ये जिस तरह ये कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए लोग कह रहे हैं जी बस अब हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। इसके बगैर चारा ही नहीं है आपके पास। आप वोट लेने के लिए नारा लगा दें, फिर आगे जाके आप कहें नहीं जी नहीं, वो उससे पिछली हुकूमत ने असल में ये कर दिया था, इस वजह से हालात ऐसे हैं। जिस तरह से दिल साहब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि तवानाई के शोबे पर भी काम जारी है, तो देखा हमने तकरीबन पिछले 14 माह से बिजली की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया गया है। क्या इस मंसूबों से अवाम तक समरात पहुंचे कि बिजली जो है सस्ती, उसकी फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि CPEC के तहत पंजाब में भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो पंजाब का वाहिद इकनॉमिक जोन है लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में, जिसका तकरीबन 25% से ज़ायद काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह स्पेशल इकनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो काम कर रहा है, 30% वो भी, उसका भी काम जो है मुकम्मल हो चुका है। फिर इसी तरह बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन बलोचिस्तान में जो है वो काम कर रहा है, उस पर 20% काम हो चुका है। फिर इसी तरह स्पेशल इकनॉमिक जोन सिंध में जो काम कर रहा है वो 5% काम हुआ, क्योंकि कुछ जब वो कोविड आया और फिर दीगर कुछ सैलाब के मामला आए तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ। लेकिन अब जो है वो इस सिलसिले में जो दीगर मामला हैं, जो अहदाफ रखे गए हैं, उस पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। लगभग यही रहा है कि शायद पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में इन प्रोजेक्ट पर मज़ीद काम जो है वो उसकी रफ्तार तेज़ हो सकेगी। दूसरा जो आप बात कर रही हैं कि हमने इतने डॉलर जो है वो हमने वापस करने हैं, मेरे ख्याल में 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है और पाकिस्तानी जो है वो हर तरह का जो है वो टारगेट अचीव करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैंने देखा है, मैंने बेशुमार प्रोजेक्ट को देखा है, जब नेक नीति से शुरू किया जाता है तो वो पाया तकमील तक पहुंचता है और बेशुमार किस्म की हमें जो है वो कामयाबियां मिलती हैं। जब आपकी नीयत खराब हो तो फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर लें, दिखावा कर लें, लेकिन वो कामयाब पूरा नहीं हो सकता।
और अभी जिस चीज़ पर मुझे उम्मीद नज़र आती है वो ये है कि नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम, और इसके तहत जो मैंने इनके TORs पढ़े और जो मैंने इनके प्रोजेक्ट के तहत जो इनके SOPs के तहत और काम करने का तरीकाकार और फिर सरमायाकार को उनको इत्मीनान दिलाने के हवाले से इकदामात, और फिर दूसरा सियासतदानों के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती, मुझे ये थोड़ा सा मुस्बत रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर यही प्रोजेक्ट इस तरीके से आगे चलेगा, क्योंकि आपको याद होगा गुज़श्ता कई माह से मैं सिर्फ दो चीजों की बात करता हूं, एक बात करता हूं कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और दूसरा हमें देखिए हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी ये मिले और हमें इत्मीनान की फिजा भी मिली। ये अगर प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंचेंगे और कोशिश की जा रही है कि इसको कामयाब बनाया जा सके और तमाम सियासी जमातों को अपने मफादात से बालातर होकर इनका सोचना होगा, और फिर हम जो है ये $75 क्या हम इससे ज्यादा डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि जब सियासतदान जीत कर आता है, 15 सेकंड बात करनी है, 15-20 सेकंड बात करनी है, सियासतदान बात हो रही है। जब सियासतदान जीत कर इक़्तिदार में आता है तो अवाम को उन मामलात की निशानदेही करता है जो उनके मफादात से नहीं बल्कि पार्टी के और सियासतदानों के मफादात से जुड़े होते हैं। फिर ये जो है वो जो प्रोजेक्ट है बिखर जाते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे जो है वो मुस्बत इशारे देता दिखाई दे रहा है। हसन साहब टाइम कम है जी। देखें इस वक्त ना जिस तरह CPEC बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा था ना, और CPEC के खिलाफ बहुत सी लॉबीज अभी तक सरगर्म है, SIFC के हवाले से भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। बहुत सी लॉबीज मुतहरिक हो गई हैं, सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसका मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में शायद खुशहाली नहीं देखना चाहते। इन लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती। ये पाकिस्तानी है इनमें ज्यादातर जो सोशल मीडिया पर बैठकर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी ये ताने देते हैं कि राज से हटाते हुए कहीं और डिट्रैक्ट कर दिया जाए। यही कुछ अनासिर हैं SIFC के हवाले से तो नाज़रीन SIFC के हवाले से इन्होंने बाकायदा मुहिम अभी के बाद हम बात करेंगे सियासी इस्तेहकाम पर और जिस तरह से ये हुकूमत चंद दिन की मेहमान है और कानून साजी किस तरह से की जा रही है, क्या इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जा रहा है या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात करेंगे जिस तरह से बारजोड़ के इलाके खार में धमाका हुआ है और ये अफसोसनाक बात है, और जबकि धमाका GI के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ है और जलसागाह में बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर लोगों की मौजूद थी और ज़ख्मियों को अभी तक तो हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और रेस्क्यू 1122 के मुताबिक बम धमाका खार के इलाके दुबई मोड़ के करीब ये हुआ है और अभी तक 35 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और आदिल साहब आपकी जानिब होगी, कब तक हम अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? देखें ये हमारे हज़ारों शहरियों की कुर्बानियाँ और हमारे जवानों हमारे अफसरों की कुर्बानियाँ, उसके बाद हम अब इस वक्त उस नहज पे पहुँचे हैं कि अभी हालात बहुत बेहतर हैं। अभी बहुत से मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर देखें कितने बड़े चैलेंजेस हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए। रोज़ाना की बुनियाद पर इन थ्रेट से जो हैं वो निमट रहे हैं। बहुत से इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पे रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशन हो रहे हैं। ये तो सानिहा रोनमा हो गया, लेकिन रोज़ाना ऐसे बीसियों जो सानिहात होने से जो हमारी फोर्सेस रोकती हैं, हम उनको इस पे सलाम पेश करते हैं। तो बहरहाल इसमें सारी कौम को इकट्ठा हो के, सारी कौम को यकजा होकर इसका, और जिस तरह पहले मुकाबला किया है और दुनिया की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है जिस तरह हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है, दहशतगर्दी को शिकस्त दी, तो इंशाअल्लाह वो वक्त अब दूर नहीं है कि इस तरह के जो वाक़यात अब जो हो रहे हैं इनको भी हम रोकने में कामयाब होंगे। ठीक है हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से चीनी नायब वज़ीर आज़म का आना और इस दौरान इस तरह से धमाका होना, क्या लगता है आपको? देखिए एक चीज़ तो वाज़ेह है कि कुछ ऐसे
अनासिर हैं जो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो है वो अमन बरकरार रह सके। और हमने देखा कि माजी में जब भी पाकिस्तान या कोई बड़ा कदम उठाता है या कोई अहम शख्सियत पाकिस्तान में आती है तो हमेशा जो दुश्मन ममालिक हैं वो अपने एजेंडे पर अमल पैरा होता दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पे जब से आपने देखा कि जब से ख़ास तौर पे एक सियासी जमात के हवाले से इक़दाम किए गए और कुछ मामलात हमने अपने हमसाया मुल्क जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात बने तो उस वक्त हमने देखा एक दहशत गर्दी की एक नई लहर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पे कुछ अरसे का आप उठा लें आप डाटा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके पीछे अनासिर कौन कौन से हैं। वही मामला जब IMF के साथ मामला चल रहे थे उस वक्त भी जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात जो है वो होना शुरू हो गए, क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन बरकरार रखा जा सके जब भी कोशिश की जाए। देखिए इसीलिए तो फोकस किया जा रहा है कि हम मुआशी तौर पे मजबूत हों ताकि सिक्योरिटी मामलात को भी बेहतर अंदाज से लेकर चलें। हमारे अफवाज ने, हमारे अदारों ने कितनी कुर्बानियां दी इसके जो है पाकिस्तान को जो है महफूज बनाने के लिए, बॉर्डर लाइन पर दी, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दी। अभी कई दहशतगर्द ऐसे गिरफ्तार हो गए कि बड़े किसी साने से बचने में हम कामयाब हो गए, उससे बचाया गया। लेकिन ये दहशतगर्द अनासिर जो हैं इनका हमेशा से ये टास्क रहा कि पाकिस्तान को जो है वो किसी ना किसी मामले में उलझाया जा सके। आप देखें कि जब भी अब देखें ना, जिस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चीन के पाकिस्तान पहुंचे, इससे पहले आप देखें जब वो आने लगे थे कि एक पार्टी सामने आ गई थी, एहतजाज सामने आ गया था, फिर अब ये मामला सामने आ गया और अभी अफगानिस्तान वाला मामला हमें आइंदा जो है वो सर उड़ता दिखाई दे रहा है। उसके मामलात में आप देखें उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की जाती थी कि कौन लोग थे जिन्होंने मुज़ाकरात किए। दहशत अभी चंद रोज कबल ही अभी तर्जुमान महकमा खारजा की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह बयान आया कि ना तो दहशत गर्दों से मुज़ाकरात होंगे और ना ही हो रहे हैं और होने भी नहीं चाहिए। दहशत गर्दों से कौन से मुज़ाकरात होते हैं? दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर तरीके से जो है वो एक्शन दिखाई देना चाहिए और दिखाई दे भी रहा है। लेकिन ये जो जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, ये अफगानिस्तान की सरहद से जो जुड़े हुए मामलात हैं, ये गुज़श्ता चंद अरसे में हमने देखा ये बढ़ रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये मामलात मजीद जो है वो जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस पर जो है ये पाकिस्तान खासतौर पर निगरान हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है अदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से ये एक बार फिर से दहशत फैलाई जा रही है, फैलाने की कोशिश की जा रही है, अब मजीद क्या इकदाम करने होंगे इस हवाले से? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि हमारे दुश्मन को CPEC हज़म नहीं होता। एक ये जो हाई प्रोफाइल दौरा है इसकी इम्पोर्टेंस का हमारे दुश्मन को भी पता है और एक ऐसे वक्त में ये अफसोसनाक ये वाक़या होना, ऐसे वक्त में ये सानेहा होना, ये साफ नज़र आ रहा है कि ये इस इवेंट को हिट करने के लिए, इसको डिस्टर्ब करने के लिए ये टाइमिंग बड़ी अहम है। तो इसके अलावा आप देखें कि हमारे जो बलोचिस्तान में CPEC के हवाले से जब यानी कुलभूषण यादव पकड़ा गया तो उसने एतराफ़ किया, उसने जो कन्फेस किया और उसने बताया कि उसके टारगेट्स क्या थे, उसने किस तरह से CPEC को सबोताज करना था, वो किस तरह से पाकिस्तान में कुछ अंदरूनी लोगों का इस्तेमाल करके वो किस तरह से यहाँ दहशतगर्दी किया करता था। अब पाकिस्तान में एक सरमायाकारी का माहौल बन रहा है। पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट यकम को होने जा रहा है। यकम को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में दुनिया के बड़े माइनिंग इंडस्ट्री के, मिनरल्स इंडस्ट्री के सरमायाकार, बड़ी बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद होंगे। उससे पहले ये चाइना के नायब वज़ीर आज़म का विज़िट जो है, तो ये टाइमिंग बड़ी अहम है और ये हमारा जो दुश्मन है उसके लिए ये परेशान कुन सूरत हाल है और इसको वो डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हमने पहले इससे बड़ी जंग जीती है और दुनिया को कर दिखाया है। वो नामुमकिन था जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग जिस तरह जीती और यहाँ से दहशतगर्दों का सफाया किया। तो अब जो कुछ एलिमेंट्स और कुछ जो फैक्टर्स हैं इनके हवाले से हमारे जो इदारे हैं वो यकीनन इस पे फोकस किए हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जंग भी हम जीतेंगे। ठीक है, ये भी जंग हम जीतेंगे। हसन साहब, जिस तरह से आदिल साहब बता रहे थे कि एक टाइमिंग बड़ी ये एक अहमियत की हामिल है, तो
तो जिस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं, एक बार फिर से हमें दहशतगर्दी का सामना है, और ख़ासतौर पर क्या लगता है कि आपको कि एक सियासी जमात को ये हिट किया जा रहा है? देखिए, ये मामला किसी सियासी जमात का या किसी एक मखसूस किसी कंपनी का या कोई किसी एक ब्रैकेट का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क का मसला है और हमें पूरे मुल्क के मफाद को आगे लेके चलना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में एक ऐसे जो है वो शख्सियत पाकिस्तान में आई जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। चाइना ने, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम हों, चाहे वो मुआशी मामलात हों, चाहे वो दीगर मामलात हों, हर तरह से तरक्की के मैदान में चाइना आपके साथ रहा। और इस मौके पर जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और ऐसे मौके पर इस तरह के इकदाम करना, ये तो आप देखिए सियासी जमात, जब आपको याद नहीं 2014 में क्या हुआ था, जब चाइना के शख्सियत ने पाकिस्तान में आना था तो आपने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए, धरना दे दिया। और उसके बाद भी आप देखें, मैं कई एग्जाम्पलें दे सकता हूं कि जब ऐसे जो है वो मामलात होने लगते हैं तो दहशतगर्द अनासर अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए इकदाम करने शुरू कर देते हैं। खास तौर पे भारत जो है वो अपनी जो है वो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं भारत, वो इस चीज पर फोकस कर लेते हैं। और आपका क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान में अभी उनके ठिकाने खत्म हो गए? अभी भी तो उनके ठिकाने मौजूद हैं। जब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया, उससे तहकीकात की गई, तो वो सबके सामने था किस क्या वो इकदाम, वो क्या करने वहां बैठा था, किस तरीके से वो प्लानिंग करते थे और किस तरीके से वो एजेंडे की तकमील के लिए इकदाम करते थे। असल में इंडिया को दुख है, हमारे दुश्मनों को यह दुख पड़ गया कि पाकिस्तान में चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए, 10 साल सी पैक को मुकम्मल हुए। शुरू में मैं इब्तिदाई में यह बात कर रहा था कि सी पैक बहुत जो है वो खटकता है दुश्मनों को, सी पैक पाकिस्तान ये अगर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर हसन, आपका कमेंट आ चुका है, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो नाज़रीन इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, तो वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कितने अफराद अभी तक जख्मी है और किस तरह से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं कि मुकामी अहदेदारों समेत लगभग 39 अफराद के करीब जो है वो अफराद जाबाक हुए हैं और 120 से ज़ायद जख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। और ये भी बताया गया है कि अब तक अस्पताल में 40 से ज़ायद जो हैं वो लाशें लाई जा चुकी हैं और 123 अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 17 की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। और दूसरी जानिब जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बाजोर है, वहाँ पे बताया गया है कि जाबाक 45 अफराद की लाशें जो हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में लाई जा चुकी हैं। 100 लगभग वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो है वो मरीज़ वहाँ पर भी जो है वो एडमिट हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट थी, वो बताती है कि 2023 में पाकिस्तान में मजीद जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात होने हैं, उनकी भी रिपोर्ट सामने आई है। और वो ये बताती है कि 2022 में सिक्योरिटी फोर्सेस के कम अज़ कम 282 एहलकारों की शहादत हुई है, जिनमें से 40 शहादतें सिर्फ दिसंबर में होने वाले जो है हमलों के दौरान हुई। और फिर 2022 के दौरान पाकिस्तान को 376 के करीब जो है दहशतगर्द हमलों का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त भी जो पाकिस्तान के अदारे थे, पाक फौज थे, उन्होंने भरपूर तरीके से दहशतगर्दी का खात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और भरपूर तरीके से पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए बढ़ चढ़ कर जो है वो इकदाम किए थे। और फिर दहशतगर्द तंजीमों ने 57 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। और फिर उसके बाद ये सारे मामलात उस वक्त बढ़ते हुए हमने देखे कि जब अफगानिस्तान का ये मामला हुआ, इनखला हुआ, और उसके बाद एक हद तक तो रुक गए। और फिर वो देखिए मुज़ाकरात की बात की जाती है कि मुज़ाकरात किए जाएं, और फिर माजी में भी ये मामला चलता रहा, जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त ये मामला चलता रहा, लेकिन इनसे मुज़ाकरात किसी सूरत हो नहीं सकते। और बहुत सारे जो है वो अपना अपना जो है वो मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन क्या उस शख्स से मुज़ाकरात किए जाएं जो आपके घर को तबाह करता है, जो आपको ब्लैकमेलिंग की तरफ उतरे, और क्या उनके ज़हनियत इस तरीके से हो, उनकी ज़हन साजी इस तरीके से की गई हो कि आपके घर को जो है वो मुस्मार कर दे? उनसे ना तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना ही बातचीत का सोचा जा सकता है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहां पर लगभग 2022 तक अगर देखा जाए आपका कमेंट आ चुका है, मुझे 8% तक इजाफा हुआ है। अदील के जाने बढ़ना है। अदील साहब, आप क्या देख रहे हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल अब क्या है? किस तरह से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अब सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त पाक फ़ौज के 3 हेलीकॉप्टर जो हैं इस वक्त वहाँ पर रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उस पर काम कर रहे हैं।
और 10 ज़ख्मी अफराद को पाक फ़ौज के जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो बाजोड़ का स्काउट्स हॉस्पिटल है उसमें 12 शदीद ज़ख्मी जो थे उनको 2 हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त IGFC जो हैं मेजर जनरल नूर वली खान वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद हैं और इस तमाम जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है और ज़ख्मियों को निकालने का और उनको तिब्बी इमदाद देने का जो अमल है उसमें उस हवाले से ख़ुद वो मौके पे मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी और शहरियों की जानिब से भी खून के जो एहतियात हैं वो दिए जा रहे हैं। ये अब तक की अपडेट्स हैं और ज़ख्मियों को जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, पेशावर पहुंचाया जा रहा है और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।